हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज का जो हमारा क्लास है दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट का। ये क्लास नंबर हमारा 3rd है, जो कि आज की क्लास में ये हमारा फाइनल है, कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज़ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स में बिजी थी और अब मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं वीडियो रेगुलर रिकॉर्ड करके अब अपलोड किया करूँगी। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो हमारा ये जो क्लास है इसमें हम सभी इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे बिजनेस पे, हमारे इंडस्ट्रीज पे और हमारे इकोनॉमिकल सेक्टर पे, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो एट फर्स्ट कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो देखो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये 5 मिनट जो है वो कोई काम का नहीं है, बिकॉज ये सिलेबस से उनका डिलीटेड है इस साल के लिए, सेशन 22-23 के लिए। बट बाकी सारे बोर्ड्स वाले बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। ओके, सो अगर आप सीबीएसई से हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो नेक्स्ट पार्ट की ओर। ओके, तो एट फर्स्ट आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा पॉलिसी चेंज हुआ था ये 1991 में हुआ था, है ना। इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज 1991 में हुआ था और इस चेंजेस में 3 बदलाव लाए गए थे, 3 प्रमुख बदलाव लाए गए थे। और ये 3 प्रमुख बदलाव क्या क्या थे, इन्हें हम एलपीजी बोलते हैं। ओके, इसे ही डिलीट किया गया है सीबीएसई के सिलेबस से। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, ओके, लिबरलाइजेशन। एंड सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। ओके, सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन, जिन्हें हम हिंदी में निजीकरण बोलते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन, ओके, जिन्हें हम वैश्वीकरण बोलते हैं। ओके, एंड लिबरलाइजेशन को आई डोंट नो कि हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक इसे आधुनिकीकरण बोलते हैं। आई थिंक मुझे अच्छे से ये याद नहीं है। ओके, तो अगर मिस्टेक हो तो वेरी सॉरी। ओके, बट इसका हिंदी आई थिंक आधुनिकीकरण होता है। आई थिंक मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, मुझे इसका हिंदी कंफर्म नहीं पता है। सो यहाँ पे हम ये 3 एलपीजी के रूल्स को पहले समझेंगे, उसके बाद हम इम्पैक्ट्स को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कई ऐसे इंडस्ट्रीज या कई ऐसे बिजनेसेस जो पहले चलते थे और उनमें बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, ठीक है, उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। बट एलपीजी का रूल जब आया, ठीक है, लिबरलाइजेशन का जब रूल आया 1991 में, उसके बाद वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को उन बिजनेसेस से ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से, और उन बिजनेसेस को जो है वो खुला छोड़ दिया गया खुद से वर्क करने के लिए। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसके बारे में शॉर्ट नोट। लाइट की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक बहुत दिनों से इस रूम की सफाई नहीं हुई है, दैट्स वाई। तो चलो सफाई तो मैं खुद ही करूँगी संडे को, आज हम पढ़ाई करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है इट रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग देम मोर कॉम्पिटिटिव। ओके, यही बात लिखा हुआ है कि लिबरलाइजेशन में क्या होता है ना, क्या हुआ था कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, उन सभी को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंसिंग को आसान किया गया, उद्योगों के लिए या कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना अब आसान हो गया। अंडरस्टैंड, तो लिबरलाइजेशन में यही है। देन है हमारा प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कई ऐसे उद्योग जो पहले सरकारी सेक्टर में थे, ठीक है, जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में थे, बट अब उनको चेंज कर दिया गया, उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। अब वो इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, बल्कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, तो उन्हें हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड, निजीकरण। ओके, इन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया। देखो मैंने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू गिविंग रोल टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमुख भूमिका दी गई है। एंड डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को इन उद्योगों इसके अंतर्गत कम किया गया है। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, इट मीन्स अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू कम फॉरवर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक ओवर ऑफ पब्लिक इंडस्ट्रीज इनटू प्राइवेट हैंड्स। इट मीन्स
कि इसका मेन उद्देश्य था कि पब्लिक सेक्टर में जो उद्योग हैं उनको पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट सेक्टर में सौंप दिया जाए, सो दैट कि वो अच्छे से वर्क कर सकें। ऐसे अभी भी हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का हमारा जो रूल है या पॉलिसी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं वो उतने इफेक्टिव वर्क्स नहीं कर पाते, उनका उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन जो निजी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक मैं स्कूल का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूलों में मैंने देखा है, सरकारी स्कूलों में, कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स अच्छे से बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट इन प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं होता, सारे टीचर्स के ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर, पूरे स्कूल का प्रेशर होता है बच्चों को पढ़ाने का, और वो बिल्कुल भी स्कूल में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वो बच्चों को पढ़ाते ही हैं। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अलग है, और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ के मैनेजमेंट अलग हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों का, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में भी मैंने पढ़ाई पूरी की है अपनी, और कुछ क्लासेस मैंने प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा है, दैट्स वाई मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो, इसको वैश्वीकरण बोलते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या जितने भी उद्योग हैं, पहले क्या होता था ना कि इंडिया में ये परमिशन नहीं दिया जाता था बाहर के कंपनी को आके यहाँ पे स्टैब्लिश होने का, ठीक है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इस चीज को पूरी तरीके से समाप्त किया गया और पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट के रूप में समझा गया, और इस मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब दूसरे कंपनीज भी दूसरे कंट्रीज के भी उद्योग या इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हो, वो अब हमारे कंट्री में आके वर्क कर सकते हैं, और हमारे कंट्री वाले भी दूसरे जगह पे जाके बिजनेस अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, इस चीज को बढ़ावा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्रीज। ओके, इट मीन्स दैट हमारे कंट्री का इकोनॉमी को दूसरे कंट्री के इकोनॉमी के साथ लिंक करना, जोड़ना। ओके, बाय फ्री ट्रेड एंड फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, लेबर एटसेट्रा, इट इम्प्लाइज हैविंग द इंटायर वर्ल्ड एज वन मार्केट। आसानी से कैपिटल का, लेबर का, ट्रेड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कर पाना, ठीक है। मतलब उद्योगों को या इंडस्ट्रीज को अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्टैब्लिश करना और रन करना आसान कर दिया गया, ठीक है। इसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं हम। और ये सभी चेंजेस, ये 3 जो प्रमुख चेंजेस आए थे इकोनॉमी में, वो 1991 में आए थे। ओके, तो यहीं तक था हमारा सीबीएसई में जो डिलीट हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जो डिलीट नहीं हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो था कि क्या चेंजेस हुआ है, ओके, ये हमारा इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा आज का है, ये वाली। ओके, एंड यहाँ पे जो अभी तक हम पढ़े थे, ये 3 रूल जो स्पेशली चेंज हुआ था 1991 में, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट्स, कि ये जो जब चेंज हुआ 1991 में, ये जो इकोनॉमिक चेंज आया, इसमें से इसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है वो मैंने इधर लिखा है। इम्पैक्ट्स मतलब सीधा बात है प्रभाव का, ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखो, अब जितने भी इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्हें फ्री कर दिया गया, उन्हें आधुनिकीकरण, वो नए तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, उनको लाइसेंस का अब आवश्यकता नहीं है, वो वैश्वीकरण में है, मतलब वो कहीं भी जाके अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं उद्योग या इंडस्ट्री, और दूसरे इंडस्ट्री वाले भी आके इंडिया में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और जब इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ेगी तो सब आपस में अधिक से अधिक अच्छे से अच्छी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हर एक बिजनेस जो है वो अपना अलग अलग अच्छा प्रॉफिट अर्न करे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे है इंक्रीजिंग कंपटीशन, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, एंड दैट इज, तो इसमें मैंने लिख रखा है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, the competition has increased between firms, especially in services like telecommunication, airlines, banking, insurance, etc., which were in public sector earlier. It means that कि जैसे ही लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म किया गया, लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया, इजी किया गया कुछ उद्योगों में। देखो, जितने भी उद्योग थे जिसमें पहले लाइसेंसिंग जो है वो बहुत टफ था, उसे आसान किया गया।
कुछ ऐसे में अगर लाइसेंस रह भी गया तो उसका लाइसेंसिंग को बहुत ही आसान कर दिया गया। तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ा चढ़ा के रन करने के लिए सीखे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो पहले पब्लिक सेक्टर में थे लेकिन अब वो प्राइवेट सेक्टर में हो गए प्राइवेटाइजेशन के कारण। तो ऐसे में जो है जो बाकी के उद्योग हैं उन सबके बीच में जो है वो कंपटीशन बढ़ गया, है ना। लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ओके, BSNL पहले इतना हो सकता है नहीं कर पाता है ना BSNL अकेले इतना बड़ा वाइड नेटवर्क, बट जियो में आने के बाद ये सभी बदल गए। एयरलाइंस अब ये भी प्राइवेट हो गए, पहले बस गवर्नमेंट के थे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी जो सेक्टर हैं ये पहले गवर्नमेंट सेक्टर में थे, बट प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये सभी प्राइवेट हाथों में भी चले गए, जिसके कारण से कंपटीशन जो है वो वाइड हो गया। अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट इज मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि देखो पहले क्या होता था ना, बिफोर दिस पॉलिसी, कि जो भी लोग प्रोडक्शन करते थे वो मार्केट में आने के बाद बिकना ही बिकना है, मतलब वो मार्केट में आने के बाद उनका बिजनेस जो है वो चलता ही चलता था। बट आफ्टर कमिंग दिस पॉलिसी ये चीज़ समाप्त हो गया। अब बिजनेसेस जो हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी चीज़ का अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो सबसे पहले मार्केट को जांच रहे हैं कि उनका ये जो प्रोडक्ट वो लेकर आ रहे हैं वो मार्केट में चलेंगे या नहीं चलेंगे, कस्टमर्स को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कस्टमर किस तरह के वस्तु चाहते हैं, इन सभी का अच्छे से एनालिसिस होने के बाद ही प्रोडक्शन हो रहा है। अंडरस्टैंड। Earlier, firms were following selling concept, मतलब in earlier firms were following selling concepts। पहले जो है वो फर्म्स सेलिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते थे। दैट मीन्स आफ्टर प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स गो इन मार्केट, मतलब प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट्स जो हैं, जितने भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो सभी सीधा मार्केट पहुंच जाते थे। बट नाउ कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जितने भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। ये भी एक चेंजेस आया है, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन पे। अंडरस्टैंड। अब जो थर्ड नंबर मैंने लिख रखा है दैट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मतलब देखो अब टेक्नोलॉजी भी बहुत फैला, जब ये चेंज नहीं हुआ था उस टाइम पे हमारे कंट्री में उतने टेक्नोलॉजीज नहीं थे, इतना जो नेट आप लोग यूज़ करते हो डेटा ये भी नहीं था उस टाइम पे, बहुत ही हाई कॉस्ट पे डेटा हुआ करता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ही स्लो था, कम था, तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होता था कम लेवल पे। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपोज्ड द फर्म टू द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन। न्यू पॉलिसी आने के बाद कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कॉम्पिटिटर्स से अवगत कराया गया। इंटरनल कंपटीशन क्या हो सकता है कि आप अच्छे से अच्छे वस्तुओं का उपयोग करो प्रोडक्शन के लिए। एक्सटर्नल में तो आप सभी को पता ही है कि बाहर कितने सारे ऑलरेडी चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, है ना। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज्ड रैपिडली, और टेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत ही तेज बदलाव आया 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजिंग के बाद। अंडरस्टैंड। अब जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब देखो पहले क्या होता था कि कोई भी चीज़ आप बना दिए उसके बाद वो सीधा मार्केट में गया, अब उसको बिकना ही बिकना है। बट अब ऐसा नहीं है, कस्टमर्स जो चाहते हैं वो वैसा ही खरीदेंगे। तो हमें जो है या जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना चाहिए, है ना। तो देखो क्या है, ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक चेंजेस होने के कारण द कस्टमर्स टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग। कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। एज दे हैव बिकम वेल इन्फॉर्म्ड दे नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है और ये भी पता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड किए गए हैं, किस में नहीं किए गए हैं। क्योंकि कस्टमर्स को इन सभी बातों की जानकारी होती है, इसलिए कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। अब उनको वही वस्तुएं चाहिए जो वो पसंद करते हैं या जो वो चाहते हैं। अंडरस्टैंड। मतलब ये 1991 चेंजेस के बाद ना कस्टमर्स का भी भाव जो है वो
बढ़ गया, ठीक है। अब जो हम चाहेंगे हम वही खरीदेंगे, आप कुछ भी बना के मुझे दोगे ये मैं नहीं परचेस करूँगी। अंडरस्टैंड, इस तरीके से है। देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर को जो है ना क्या हुआ कि अब सपोर्ट नहीं मिलने लगा गवर्नमेंट से। पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर है भाई गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट जो है वो इसे अधिक सपोर्ट करती थी, है ना। बट क्योंकि अब ये सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब निजी हाथों में चला गया, आसानी से बदलाव किया गया, तो अब क्या है कि कस्टमर की पब्लिक सेक्टर को जो है वो बजटरी सपोर्ट नहीं मिलने लगा। देखो मैंने लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइन। देखो मतलब पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस को जो है वो कम कर दिया गया, ठीक है। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बस पब्लिक सेक्टर वाली वस्तुएं ही चलेंगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर वाली वस्तुएं भी मार्केट को चला सकती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर्स। मतलब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर्स को अब बजटरी सपोर्ट, कोई भी बजट वगैरह में सपोर्ट प्रोडक्शन वगैरह में नहीं कर रही है, ठीक है। इकोनॉमिकल सपोर्ट जो भी लोन वगैरह या जो भी फंड वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सभी के बारे में बात हो रहा है। अंडरस्टैंड। नाउ 6 नंबर, नेसेसिटी फॉर चेंज, मतलब बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 द बिजनेसेस वर मोर स्टेबल। मतलब जब तक कि ये चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक बिजनेसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो स्टेबल थे, ओके। वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे थे। बट 1991 के चेंजेस के बाद बिजनेसेस जो हैं वो फ्री हो गए और बहुत ही मतलब फ्रीली काम करने लग गए, क्योंकि अब उनको लाइसेंस का भी ज़रूरत नहीं है और वो चाहे तो अपने बिजनेस को फैला सकते हैं वेदर इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, ओके। नाउ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो पहले क्या था ना कि जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, मतलब जो वर्कर्स थे या जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में थे वो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। बट 1991 में चेंजेस के बाद सब कुछ बदल गया, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी नीड पड़ गया, नीड टू बी मोर नॉलेजेबल, है ना, उनको भी अधिक नॉलेजेबल होना पड़ गया। तो 1991 के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में भी काफ़ी बदलाव किया गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ओके। तो ये था हमारा कुछ इम्पैक्ट्स, ये हमने कुछ मतलब 3 इफेक्ट्स के बारे में समझा जो कि 1991 में आया था। अब हमें क्या समझना है, तो अब हमें ना ये टॉपिक को समझना है, ठीक है। ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, अभी हम ये समझे और अब हम ये समझेंगे, देख रहे हो ना लाइन के बाद जो है। नाउ अब जो हमें समझना है दैट इज मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, ओके। इट मीन्स दैट कि बिजनेस इन्वायरमेंट में बदलाव आने के बाद, मतलब ये जो बदलाव आया, इतना बड़ा बदलाव आने के बाद क्या मैनेजमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, मैनेजरियल क्या रिस्पॉन्स रहा। तो यहाँ पे मैंने 3 ही टॉपिक लिखा है, अगर आपको और भी कुछ आएगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं भी आपको 3 बता देती हूँ, इससे आप समझ जाओगे कि किस तरह का टॉपिक है ये। तो फर्स्ट जो मैंने लिखा है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं विविधता। इट मीन्स दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले दूसरे टाइप के वस्तुओं का उत्पादन कर रही थी, ठीक है, अब वो उस टाइप के अलावा और भी कोई दूसरे टाइप का वस्तु उत्पादित कर रही है, तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, ओके। सम सक्सेसफुल इंडियन कंपनीज, कुछ सक्सेसफुल इंडियन कंपनीज जो हैं हैव डाइवर्सिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मतलब अब उनमें विविधता आ गया, वो नए तरह के प्रोडक्ट्स का भी उत्पादन करने लगे हैं आफ्टर कमिंग इनटू आफ्टर चेंजिंग द न्यू पॉलिसी, आफ्टर चेंजिंग इन न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके। नाउ ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन, ज्वाइंट वेंचर और कोलैबोरेशन। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है संयुक्त उद्योग, मतलब 2 अलग अलग कंपनीज जो है वो एक साथ मिल गई, ठीक है, कंपटीशन से फाइट करने के लिए या अपने वस्तुओं को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। तो हियर यू कैन से टू गिव एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड फॉर द रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, many Indian companies entered into joint ventures with MNCs, ओके। मतलब अपने प्रोडक्शंस को या अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे सेल करने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को अधिक पॉपुलर करने के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो कई सारे इंडियन कंपनीज जो हैं वो नए दूसरे कंपनीज के साथ में
ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, तो ये कहलाता है ज्वाइंट वेंचर। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ओके, इट मीन्स दैट वैसे ऑर्गेनाइजेशन या वैसे कंपनीज जो मोर देन वन कंट्रीज में चल रहे हैं, ठीक है, जो एक कंट्री से अधिक कंट्रीज में फैले हुए हैं, वो होते हैं हमारे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ओके, नाउ जो थर्ड पॉइंट है दैट इज ब्रांड बिल्डिंग। मतलब मैनेजमेंट में क्या बदलाव किया गया, तो वस्तुओं को, नए प्रकार के वस्तु लाए गए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलाव हुआ, है ना, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म हुआ। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दूसरे कंट्री के कॉरपोरेशंस या कंपनीज आप बोल सकते हो। देन ब्रांड बिल्डिंग, मतलब जो भी प्रोडक्ट उत्पादित हो रहा था उनके ब्रांड में बदलाव किया गया, उनके ब्रांड को अधिक अच्छा किया गया, सो दैट कि कस्टमर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर सके। ओके, सो हियर वी कैन से इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी among customers, as once the brand name is established, it becomes easy to capture the new market, retain existing customers and face the competitors। मतलब एक बार अगर आपका ब्रांड अच्छा आ गया मार्केट में, उसके बाद आपको मार्केट में स्टैब्लिश होने से कोई नहीं रोक सकता, आप मार्केट में अच्छे से रह जाओगे और इससे आपको फायदा मिलेगा, या इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, जो पहले से उस क्षेत्र में वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, उनसे फाइट करने में। अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आई नो कि आपको लाइट आ रहा होगा, बट अब आप इस साइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड नाउ अब आप इस साइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इस लाइट को क्लोज कर देती हूँ। ओके, सो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा कुछ इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अब हम डिमोनेटाइजेशन के बारे में जानेंगे। ओके, सो जस्ट वेट। सो नाउ अब हम सभी डिमोनेटाइजेशन को समझेंगे। ओके, डिमोनेटाइजेशन, ये जो टॉपिक है हमारा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक डिमोनेटाइजेशन का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारा नोटबंदी है, ठीक है, तो इसे ही हम समझेंगे। देखो, डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डिमोनेटाइजेशन का सीधा मतलब है किसी भी कंट्री के किसी भी करेंसी का लीगल टेंडर बंद करना, मतलब उसका जो आधिकारिक मान है वो समाप्त करना, ठीक है। तो देखो डिमोनेटाइजेशन का मतलब मैंने क्या लिखा है। डिमोनेटाइजेशन मीन्स टू सीज द लीगल टेंडर ऑफ करेंसी ऑफ एनी कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री किसी भी कंट्री के करेंसी का मान जो है, वैल्यू जो है, उसे समाप्त करना। ओके, सो हियर द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 8th of November 2016 announced that INR 500 and INR 1000 denomination notes will cease to be legal tender or have been withdrawn from circulation। ओके, मतलब ये जो 500 और 1000 के नोट हैं, 8th of November को रात 8 बजे के करीब पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बोले थे कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे से नहीं चलेंगे, क्योंकि इनका लीगल टेंडर जो है वो समाप्त कर दिया जा रहा है, उनका जो वैल्यू है वो अब समाप्त हो रहा है, ठीक है, अब वो कागज़ के बराबर ही मात्र रह जाएंगे। अब देखो, क्या ये नोटबंदी पहला नोटबंदी था इंडिया में? तो नहीं, ये जो है ना वो इंडिया का थर्ड डिमोनेटाइजेशन था। इससे पहले भी 2 बार डिमोनेटाइजेशन जो है वो हो चुका था, और ये कब कब हुआ था? तो पहला जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये हुआ था 1946 में। ओके, एंड जो सेकंड हुआ था ये हमारा हुआ था 1978 में, और जो थर्ड हुआ हमारा ये हमारा 2016 में हुआ, ठीक है। तो 1946 में जो लीगल टेंडर क्लोज हुआ था, या जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, ये 1000 एंड 5000 के नोटों का हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक मनी थे ही नहीं बाकी जगह पे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद फिर से इसे स्टार्ट कर दिया गया, ले आया गया। ये जो है ना 1946 में जिसका लीगल टेंडर खत्म किया गया था, जिसे डिमोनेटाइज किया गया था, वो फिर से वापस से 1954 में जो है ना ये सारे नोटों को फिर से वापस से चला दिया गया था, ठीक है। बट इन 1978 मोरारजी देसाई उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे वो जो है वो फिर से ये 5000 और 1000 के 1000, 5000 एंड 10,000 के जो करेंसी थे इन्हें बंद कर देते हैं 1978 में, ठीक है, 1 के 5000 एंड 10,000 के नोटों का, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट दिखता है, उसके बाद से फिर
सीधा 2016 में 8 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि INR 500 और 1000 के जो नोट हैं उनका वैल्यू अब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट डे से। समझे? तो ये तीसरा डिमोनेटाइजेशन था हमारे कंट्री का। ठीक है, अब देखो फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, मतलब डिमोनेटाइजेशन किया तो गया, लेकिन ये क्यों किया गया, इसका कुछ तो विशेषता होगा, इसका आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ। तो देखो फीचर्स जो मैंने लिखा है ना, वही मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में भी कन्वर्ट करके लिख दिया, सो दैट कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा और आप तभी लिखोगे। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने लिखा है हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ब्लैक मनी, टेररिस्ट फंडिंग एंड स्मगलिंग। इट मीन्स दैट कि 500 और 1000 के जो नोट उस टाइम पे चलते थे, तो क्या हुआ था ना कि कई लोग इकट्ठा करके रख लिए थे, घर ही में सब जमा करके रख लिए थे। कई लोग तो ब्लैक मनी इकट्ठा, पूरा कितना का कितना न्यूज़ आता था उस टाइम पे कि इतने नोट जला दिए गए, कहीं इतने फेंके हुए मिले, बोरे में भरे हुए मिले, इस तरीके का न्यूज़ आता था उस टाइम पे, है ना। तो क्या हुआ था ना कि बहुत सारे ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में भर चुका था, तो इसे किसी भी तरीके से तो सरकार को लेना ही था, क्योंकि उस पर टैक्स भी उन्हें नहीं मिलता है। ब्लैक मनी वही होता है ना जो बहुत ज़्यादा जमा होके रहता है, उस पर टैक्स भी सरकार को नहीं मिलता, इसका कोई भी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं होता। तो इस तरीके के बहुत सारे नोट भर गए थे। तो जब नोटबंदी हुआ तो ये जब अचानक से बोल दिया गया, सो मान लो ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत सारे नोट हैं अभी, मतलब ऐसा हो कि नोट हैं बट ऐसा ना हो जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। मान लो कि अभी आके प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोले कि 2000 के नोट्स जो हैं उनका लीगल टेंडर समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब वो अब उनका वैल्यू ख़त्म। तो अब आपके पास जितने भी नोट हैं, ये बोलने के बाद अब उनका वैल्यू ख़त्म। अब आप जाओगे कल जल्दी से बैंक में जाके चेंज करवाओगे, है ना। तो जब तक आपके पास है अभी उसका लीगल टेंडर है तभी तक वो नोट है। लीगल टेंडर बंद होने के बाद, सीज होने के बाद वो आपका बस कागज मात्र रह जाता है। तो इस तरीके से आपको उसे जाके बैंक में चेंज करवाना पड़ेगा। तो यही हुआ था उस टाइम पे भी, कई लोगों को बैंक में जाके चेंज करवाना पड़ा था। जो जिनके पास बहुत भारी मात्रा में था, जो चेंज नहीं करवा पा रहे थे, वही इधर उधर बोरे में भर के इधर उधर फेंक दे रहे थे या जला दे रहे थे, समझे। तो इस तरीके से ब्लैक मनी जो है जो सर्कुलेशन में था, इसे समाप्त किया गया, कम किया गया। देन है पीपल वर फोर्स टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग, मतलब लोगों को फोर्स किया गया कि जितना भी उनके पास कैश होल्डिंग है वो जाके उसे बैंक में जमा करवाएं, है ना। इनकरेज डिजिटल पेमेंट्स मोड, इसी के बाद जो है वो डिजिटल पेमेंट आया फोर्स में। ठीक है, इसी के बाद कीपैड फोन में भी डिजिटल पेमेंट्स वगैरह चला था। ठीक है, अब तो उतना यूज ही नहीं होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, मतलब इसका इकोनॉमी पे भी हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि देखो लोग जो हैं वो अपना जमा किया हुआ पैसा जाके बैंक में जमा करते हैं, तो उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ा, पेनल्टीज भरना पड़ा, है ना। तो इस तरह का चेंजेस हुआ। हेल्प इन गेटिंग फेस करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन बाय एक्सचेंज एंड पे टैक्स एंड पेनल्टीज, ये वही बात है जो मैंने अभी बोला कि जब लोग अपने पैसे को लेकर चेंज कराने के लिए गए तो उनको टैक्स भरना पड़ा, पेनल्टीज भरना पड़ा, है ना। तो इस तरीके से इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ा हमारे जीडीपी पे भी, इम्पैक्ट लॉन्ग रन में भी पड़ रहा है, मतलब कब पता चलेगा पूरे अच्छे तरीके से, आई डोंट नो, बट इसका इम्पैक्ट पड़ा है, अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। कुछ नेगेटिव भी हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है। ओके, तो देखो क्या है, अब हमें पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डीमोनेटाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो एडवांटेजेस में क्या है, यही बात जो मैंने फीचर्स में लिखा है वही मैंने एडवांटेजेस में लिख दिया, अलग से कोई बात मैंने नहीं लिखा। हियर आई हैव रिटन दैट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज लाइक ब्लैक मनी एटसेट्रा। ब्लैक मनी, इलीगल एक्टिविटीज में ब्लैक मनी है, टेररिस्ट फंडिंग, स्मगलिंग। ओके, तो ये सभी एक्टिविटीज को कम किया गया। वही इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर द पब्लिक ऑन अकाउंट ऑफ कैश क्रंच, मतलब जहाँ पे नोट चेंज हो रहा था ना, जिस जगह पे, वहाँ पे इतना भीड़ जमा हो गया था कि लोग वहीं पे बीमार पड़ रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे, कई लोगों का तो डेथ भी हो गया था, ऐसा न्यूज़ में सुनने को आ रहा था उस टाइम पे। मतलब बहुत ज़्यादा ही पब्लिक को इस चीज़ को लेकर ना, मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि अचानक से बंदी हो गया तो बाकी लोग जितने भी जमा करे थे सब एक ही साथ उठ के चले गए बैंक में, और बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो गया था, बैंकों का भी और पीपल्स का भी, लोगों का भी, है ना। बट चेंज तो करना ही था बिकॉज ये आदेश था, है ना। नाउ
हेल्प इन गेटिंग फेस करेंसी आउट ऑफ द सर्कुलेशन, मतलब जो सही जो करेंसी है सर्कुलेशन में जो चल रहा है उन सभी को लेना, सरकार के पास एक अच्छा उपाय, एक रास्ता मिल गया, उन सभी को बाहर निकालना है ना। क्रिएटेड इनसिक्योरिटी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, लेकिन ये किसका बुरा प्रभाव ये पड़ा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जो दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स थे, उनके मन में एक डर आ गया, भाई ये लोग तो कभी भी कोई भी नोट बंद कर देते हैं, तो अब ये सही होगा यानी इनके कंपनी में इन्वेस्ट करना, ये सभी, ठीक है। नाउ क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि देखो, जैसे ही लीगल टेंडर क्लोज किया गया तो बहुत सारे नोट जो है वो बैंक के पास आने लग गए थे। तो बैंक जो है ना उस टाइम पे इन्फ्लेशन को सही रखने के लिए, ठीक है, मतलब स्फीति, इन्फ्लेशन, जो मार्केट में जो पैसा का जो वैल्यू होता है ना उसे सही रखने के लिए कहीं कम रेट में, क्योंकि बाकी सारे लोग जो है वो मनी उस टाइम पे मार्केट में कम पड़ गया था ना, क्योंकि बाकी सारे लोग जो है वो बैंक में जाके सब एक्सचेंज कराने लगे थे, तो मार्केट में मनी तो कम पड़ गया। तो उस टाइम पे बैंक्स जो हैं वो लो रेट पर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने लगे थे, है ना। तो ये सब हुआ था इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए। देन इनकरेज डिजिटल पेमेंट मोड। अब देखो ये तो मैंने अभी भी बोला कि डिमोनेटाइजेशन आने के बाद ही ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो है वो ज़्यादा फोर्स में आया। रिजल्टेड इन एडिशनल कॉस्ट ऑफ बैंक्स ड्यू टू एटीएम्स रिकैलिब्रेशन। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक तो ई डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट किया, ये तो ठीक है, सही बात है, बट क्या हुआ था ना कि एटीएम वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया था बैंकों का, बिकॉज क्योंकि ये जो नोट थे पहले 5000 और 500 और 1000 के, ये तो चेंज हटाए ही गए, साथ ही साथ जो न्यू नोट लाए गए 2000 के और 500 के, उनका शेप साइज वैल्यू अलग था, वैल्यू नहीं मतलब साइज अलग था, जिसके कारण से एटीएम्स को चेंज करवाना पड़ा, फिर से बनवाना पड़ा, कुछ चेंज करवाना पड़ा होगा टेक्नोलॉजिकल। तो ये सभी के कारण जो है वो बैंकों का कॉस्ट बढ़ गया। ओके, सो यही था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको मैंने हमारा बिजनेस इकोनॉमिक चेंजेस इन इकोनॉमिकल पॉलिसी के बारे में और डिमोनेटाइजेशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा पाया। एंड अब इसका नोट्स जो है वो आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग। और अगर क्लास अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आपने क्लास को लाइक कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।